हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आज स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमन नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिन्हें सुनकर प्रत्येक भारतीय यह सोचने पर विवश हो जाएगा कि सन 15 अगस्त 1947 में ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली तो गई, परंतु आज भी कुछ अंग्रेज़ों का नाम हमें हमारी किताबों द्वारा याद बार बार दिलाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिन्हें जानकर आप कहोगे ऐसा क्यों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन के बारे में। आप इसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के ही एक अंग्रेज था, उसने इस सीमा रेखा का निर्माण किया, इसलिए इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ नाम दे दिया गया। अब थोड़ा सा आपको रेड क्लिफ के बारे में भी बता दूं। साल 1947 को जब आनन फानन में ब्रिटेन से लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय भारत का नया वाइसरॉय और एक कपटी लालची अंग्रेज़ था, उसके द्वारा साइरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया, जो कि खुद पहली बार भारत आया था, जिसे भारत की भौगोलिक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं था। शायद वह ब्रिटेन का जियोग्राफर था। लॉर्ड माउंटबेटन जैसे धूर्त अंग्रेज़ों के सुझावों पर चलकर उसने भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींच दी और भारत के दो टुकड़े कर दिए। इसी की कल्पना पर आधारित नाटक ड्राइंग द लाइन लंदन में चर्चा के विषय में सालों तक रहा। नाटक कुछ ऐसा था जैसे जब रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच रहे थे, तो उनके पास एक और व्यक्ति खड़ा था जो शायद रेड क्लिफ से ज़्यादा भारतवर्ष के विषय में जानता था। जब रेड क्लिफ नक्शे पर लकीर खींच रहे थे, तो वो व्यक्ति कुछ देखते हुए बीच में ही बोल पड़ा कि सर, नक्शे पर आपने जो लकीर खींची है वो फिरोजपुर की रेलवे लाइन है। आपने रेलवे लाइन के बीचों बीच सीमा रेखा खींच दी है। एक रेल भारत में हो जाएगी और दूसरी पाकिस्तान में। इस पर रेड क्लिफ उसी अपनी गलती को मानते हुए एवं नक्शे पर खींची रेखा को मिटाते हुए बोले, तो हम सीमा रेखा को थोड़ा दक्षिणी की ओर कर देते हैं। इस पर वह व्यक्ति दोबारा बोला, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं के खेत हैं। तो रेड क्लिफ दोबारा बोलते हैं अपनी गलती को मानते हुए, तो सीमा रेखा को मैं उत्तर की ओर कर देता हूँ। तो इस नाटक के आधार पर हम यह समझ गए कि कैसा तरीका था उनके काम करने का, या वो भारत की भूगोलिक स्थिति के बारे में कितना जानते थे। वो भले ही ब्रिटेन के जियोग्राफर थे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ भारतवर्ष की जियोग्राफी के बारे में वो शायद कुछ नहीं जानते थे। अब हम बात करेंगे भारत एवं चाइना के बीच स्थित बॉर्डर या सीमा रेखा मैकमोहन के बारे में। 1914 में जब ब्रिटेन और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए शिमला सम्मेलन हुआ, तो इस बातचीत के मुख्य वार्ताकार हेनरी मैकमोहन थे। इसी वजह से इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आप ही बताइए दोस्तों, केवल एक सम्मेलन में और उसके मुख्य वार्ताकार होने से ही उस लाइन का नाम मैकमोहन कर देना, एक अंग्रेज़ के नाम पे कर देना, कहाँ तक सही है। और ये चीज़ें हमारी किताबों में अभी भी पढ़ाई जाती हैं। मतलब रेड क्लिफ और मैकमोहन दोनों अंग्रेज़ अपने पैरों के ऐसे निशान छोड़ गए जिन्हें हमारी सरकारें आज तक नहीं मिटा पाईं। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा द माउंटेन एवरेस्ट के बारे में। मुझे खुद इस महान पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट कहना पड़ रहा है। इसकी व्यवस्था ये है कि इस पर्वत का नाम एक ब्रिटिश साम्राज्य के ही एक अंग्रेज़ के नाम से, जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, उसके नाम पर रख दिया गया। जबकि वास्तविकता सच ये है कि इस पर्वत की विशालता की सटीक जानकारी हमारे ही इंडिया या भारत के एक व्यक्ति, जिसका नाम था सिकदर, उसने दी थी। परंतु उसका नाम कभी इतिहास में ना तो आया, ना उसके नाम से पर्वत का नाम रखा गया। जबकि नेपाल के कुछ स्थायी लोग इसे सागर माता, चोमोलुंगमा एवं और कई नामों से पुकारते